हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 14, जिसमें हम पढ़ेंगे वैद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर लिए हैं, जिससे आपको नोट्स बनाने में काफ़ी आसानी होगी। यहाँ से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। वैद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। वैद्युत धारा हम सभी लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखो, जो पदार्थ अपने से होकर वैद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं, वह वैद्युत धारा के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, यानी कि गुड कंडक्टर्स होते हैं। और जो पदार्थ अपने से होकर वैद्युत धारा आसानी से प्रभावित नहीं होती है, उन्हें हम वैद्युत धारा के हीन चालक कहते हैं, यानी कि बैड कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे कुछ धातु में, जैसे धातु में तांबा, एल्यूमिनियम, इन सबसे वायर बनाए जाते हैं, तार बनाए जाते हैं, या वैद्युत का चालन करते हैं। और कुछ वस्तुएं जैसे रबड़ हो गई, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी तथा वैद्युत का ये क्या करते हैं? चालन नहीं करते हैं, यानी कि बैड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए, क्या द्रव भी वैद्युत का चालन करते हैं? आइए परीक्षण करते हैं। लिक्विड जो होते हैं, क्या उनसे वैद्युत धारा प्रभावित होती है कि नहीं। मान लो ये देखो टेस्टर है, ठीक है। अब टेस्टर तो आप सभी लोग जानते हो, घर में यूज़ होता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिया गया, एक बर्तन में नींबू का रस लिया गया है, नींबू का रस लिया गया है, और यहाँ पे सर्किट बनाई गई। ये बैटरी है, ये आपका बल्ब है, और यहाँ से इस तरीके से वायर को इसमें ला के, देखो वायर को टच नहीं कराया गया, दूर रखा गया है। तो जब बैटरी से इसको जोड़ देते हैं, अगर ये नींबू का जो रस आपको देख रहे हैं ना, अगर ये विद्युत का चालन करेगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगी आपकी, और जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगी तो ये बल्ब क्या होगा? जल जाएगा। ठीक है, अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तो बल्ब नहीं जलेगा। अगर सर्किट कंप्लीट हुई तो हम कह देंगे कि नींबू का रस क्या है? विद्युत का चालन करता है। तो यहाँ पे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि नींबू का रस तथा सिरका वैद्युत चालन कर सकते हैं। इनको नोट कर लीजिएगा, नींबू का रस तथा सिरका जो होता है वैद्युत का चालन करते हैं, यानी कि कंडक्टर्स होते हैं। देखो, जब संपरीक्षित का मतलब होता है टेस्टर, जब टेस्टर के दोनों सिरों के बीच का द्रव अपने से वैद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, तो संपरीक्षित को परिपथ पूरा हो जाता है, और परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, और बल्ब क्या होता है? जल जाता है। जब कोई द्रव वैद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित नहीं होने देता, तो टेस्टर का परिपथ पूरा नहीं होता है तथा बल्ब नहीं चलती है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया, ऊपर ही समझा दिया था। अब देखिएगा, वैद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव के कारण वैद्युत बल्ब जो होता है तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है, तथा यदि परिपथ में वैद्युत धारा दुर्बल हो तो तंतु पर्याप्त गर्म नहीं हो पाता। बात को समझो। जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान देना कि वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण वैद्युत बल्ब जलता है। क्योंकि देखो, ये बल्ब है, बल्ब के अंदर क्या रहता है? टंगस्टन लगा होता है। तो जब यहाँ पे वैद्युत धारा प्रभावित होती है ना, तो ये गर्म होता है। ठीक, गर्म होने से ये दीप्त हो जाता है और प्रकाश में मिलता है। तो वैद्युत बल्ब होता है, वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। साथ ही में ध्यान रखिए, इसको जलाने के लिए थोड़ा ज़्यादा वैद्युत धारा की आवश्यकता पड़ती है। कम वैद्युत धारा में बल्ब नहीं जल पाते हैं। तो इसलिए हमने टेस्टर यहाँ पे बनाया हुआ था, टेस्टर को देख लीजिए। ये यहाँ पे टेस्टर में जहाँ पर हमने वेल्व का प्रयोग किया है, इसको हटा करके हम एलईडी का प्रयोग कर सकते हैं। अभी मैं आपको एलईडी दिखाऊंगा, या फिर हम चुंबकीय सुई का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखो इसमें यह बताया गया है कि यदि कोई पदार्थ वैद्युत का चालन कर सकता है, परंतु यह संभव नहीं कि धातु की भांति आसानी से कर सके, यानी कि कम वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो जिसके कारण जो संपरीक्षित होता है, टेस्टर होता है, का परिपथ तो पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी इसमें प्रवाहित वैद्युत धारा प्रबल नहीं होती है, जिससे कि आपका वैद्युत बल्ब चल सके, इतना प्रबल नहीं होती है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम जहाँ पे वैद्युत बल्ब था सर्किट में, उसको हटा करके क्या लगा सकते हैं? मैग्नेटिक चुंबकीय सुई लगा सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक निडल जो होती है। या फिर दूसरा तरीका भी है। देखो, वैद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो, अगर मान लो ये एक सर्किट है, ठीक है, इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसको टच करा दें यहाँ से यहाँ तक, सर्किट अगर पूरी हो जाएगी, तो अगर आप चुंबकीय सुई यहाँ इसके पास रखे हो ना, इसमें तार को लपेट करके, तो इसमें चुंबकीय सुई में क्या होगा? कंपन होने लगेगा, ये घूमने लगेगी। तो इससे पता चलेगा कि वैद्युत सर्किट जो है वो पूरी हो चुकी है, वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। साथ ही वैद्युत बल्ब के स्थान पर आप क्या प्रयोग कर सकते हो? एलईडी। एलईडी जानते हो ना, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। एलईडी, एलईडी क्या होता है? दुर्बल वैद्युत धारा, यानी कि कम वैद्युत धारा पर भी क्या होती है? जलने लगती है। एलईडी के साथ दो तार जुड़े होते हैं, जिनमें एक तार छोटा होता है और एक तार बड़ा होता है। यहाँ पे देखोगे, एक तार, देखो ये वाला छोटा है, ये वाला थोड़ा बड़ा है। तो जो बड़ा तार होता है ना, इसका कनेक्शन किसे करते हैं? बैटरी के प्लस पॉइंट से, और जो छोटा वाला होता है इसको नेगेटिव पॉइंट से करते हैं। ठीक है, ये कनेक्शन हो गया। अब मैंने आपको बता दिया, एलईडी कम लाइट पर भी जल सकती है, तो इसलिए एलईडी का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय सुई को भी टेस्टर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, इसको भी ध्यान रखना। ठीक, आइए आगे चलते हैं। सुचालक और चालक के बारे में देखिएगा। देखो, जो द्रव होते हैं ना, कुछ द्रव विद्युत के सुचालक हैं, तथा कुछ जो होते हैं वो हीन चालक होते हैं, यानी कि अच्छे चालक नहीं होते, बैड कंडक्टर्स होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे आगे क्या दिया है कि जब संपरीक्षित के स्वतंत्र से एक दूसरे से नहीं छूते हैं,
ठीक है। मान लो कोई टेस्टर है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है इस तरीके से, और इस तरीके से इसके दोनों तार हैं जो एक दूसरे को नहीं छू रहे हैं। तो इनके बीच में क्या है, दोनों तारों के बीच में क्या है, वायु है। ठीक है, तो उनके बीच वायु है। पहली को ज्ञात है कि वायु विद्युत का हीन चालक होता है, यानी कि बैड कंडक्टर्स होता है वायु। इससे होकर धारा बहुत कम प्रवाहित होती है। परंतु उसने अभी पढ़ा है कि तड़ित के समय वायु विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। देखो, जब लाइटनिंग होती है, यानी कि जब बादल गरजते हैं और बिजली गिरती है, तो जो बिजली गिरती है ना, वायु के द्वारा ही गिरती है। तो यहाँ पे लिखा है तड़ित के समय वायु से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। वह यह जानना चाहती है कि क्या हर अवस्था में वायु विद्युत का हीन चालक होता है। इसी से प्रेरित होकर बूझो यह भी जानना चाहता है कि क्या हीन चालकों की श्रेणी में रखे गए अन्य पदार्थ भी विशेष स्थितियों में विद्युत का चालन करते हैं। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे वायु होता है वो तो चालन नहीं करता विद्युत का, लेकिन विशेष परिस्थितियों में कोई भी पदार्थ जो है विद्युत का चालन कर सकता है। जैसे जब लाइटनिंग होती है तो हवा में भी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। इसलिए वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को चालकों और विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालक गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स में वर्गीकृत करते हैं। जैसे आपका हम पूछें कि कॉपर क्या है, कॉपर गुड कंडक्टर है। सिल्वर क्या है, गुड कंडक्टर है। वायु क्या है, बैड कंडक्टर है, क्योंकि वायु से भी विद्युत धारा प्रभावित होती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में, इसलिए इसको बैड कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, देखो एक स्वच्छ सूखे, थोड़ा सा ऊपर देख लेते क्या है। देखो, जो टोटी का पानी है विद्युत चालन का परीक्षण किया है। आइए आसुत जल द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण करें। देखो, जो टोटी का जल होता है ना, उसमें कई सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं, साल्ट्स मिले होते हैं, लवण मिले होते हैं। इसलिए जो टोटी का जल होता है वो विद्युत का चालन करता है। लेकिन जो आसुत जल होता है, आसुत जल को लिख लेना, शुद्ध जल होता है। आसुत जल का मतलब शुद्ध जल, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं इसको। आसुत जल का पीएच कितना होता है, आसुत जल का पीएच 7 होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी साल्ट वगैरह नहीं होते आसुत जल में, और यह विद्युत का चालन नहीं करता है। ठीक है, बैड कंडक्टर होता है ये। चलो देखो, एक स्वच्छ तथा सूखे प्लास्टिक या रबड़ के ढक्कन में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर आसुत जल भरिए। आप आसुत जल को अपने विद्यालय की प्रयोगशाला से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये सब तो हो गया। संपरीक्षित का उपयोग करके परीक्षण कीजिए आसुत जल विद्युत चालन करता है अथवा नहीं, और अगर नहीं करता है तो इसमें आप थोड़ा सा चुटकी भर नमक मिलाइए, साधारण नमक, और फिर देखिए चालन करता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, जब हम आसुत जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है, जो कि विद्युत का अच्छा चालक होता है। मैंने आपको बताया था ना कि जो नींबू का रस होता है, सिरका होता है, ये सब क्या होता है, विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। जो जल हमें नलों, हैंडपंपों, कुओं, तालों आदि से मिलता है वह शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि उसमें कई प्रकार के सॉल्ट्स मिले होते हैं, खनिज लवण मिले होते हैं, जिससे वे विद्युत का चालन करते हैं। खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा में इसमें प्रकृति रूप से विद्यमान होती है, जो हमें जल मिलता है नल से, पोखरों से आदि से, इसलिए यह जल विद्युत का सुचालक होता है। इसके विपरीत आसुत जल लवण से मुक्त होने के कारण हीन चालक होता है। यहाँ पे देखो, पॉइंट को नोट कर लेना। पॉइंट ये है कि जो जल होता है शुद्ध जल, यानी कि आसुत जल जो होता है वो विद्युत का चालक का हीन चालक होता है, बैड कंडक्टर्स होता है, यानी कि उससे विद्युत धारा आसानी से प्रभावित नहीं होती। और जो जो हमारा टोटी का नल होता है, ठीक है, कुएं से निकाला जाता है, वो विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें अशुद्धि मिली होती है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। जल में थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक रूप से खनिज, विद्वान खनिज मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, परंतु ये लवण जल को चालक बनाते हैं। इसलिए हमें वैद्युत साधित्रों का उपयोग कभी भी गीले हाथों से नहीं करना चाहिए, गीले फर्श पर खड़े होकर नहीं करना चाहिए। आपको पता है, जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे, जैसे प्रेस हुआ, ठीक है, इंडक्शन हुआ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको हमें गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए और फर्श पे खड़े होकर नहीं छूना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, विद्युत का चालन होता है और करंट लग सकता है। आइए अगला टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके पहले देखते हैं, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों तथा क्षारों तथा लवणों की विलयन होते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जो विद्युत चालन करने वाले अधिकांश जो द्रव होते हैं ना, वो क्या होते हैं, अम्लों, क्षारकों तथा लवणों की विलयन होते हैं। विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रभावित होती है तो क्या उस विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न होता है। देखो, जब भी विद्युत धारा किसी द्रव से प्रभावित होती है तो उसमें कुछ रासायनिक प्रभाव होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या प्रभाव होते हैं। देखो, यहाँ पे ये आपने देखा होगा, जो बैटरी होती है मोटी वाली, उसमें इस तरीके से रॉड लगे थे, कार्बन की रॉड। ठीक है, तो 2 बैटरी से आपको कार्बन की रॉड निकालने ला है। कार्बन की छड़ को निकालिए बैटरी से, सेल से, और उनकी धातु की टोपियों को रेगमाल से साफ करके उन पर तांबे की तार को लपेटिए। इस तरीके से तांबे की तार को लपेटते हैं, एक तार ये है, एक तार ये है, और इसको बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी जोड़ देते हैं, इन 2 छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। देखो, इलेक्ट्रोड क्या है, ये जो आपने कार्बन की छड़ निकाली सेल से, मोटे वाले सेल से होता है ना, उसमें निकाली, तो अगर आप इनको तार से जोड़ के बैटरी से जोड़ देते हो तो ये इलेक्ट्रोड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, इलेक्ट्रोड। आप देखोगे यहाँ पे लिखा है, ये कार्बन की छड़ है, और ये भी क्या है, कार्बन की छड़ है। इसके ऊपर मेटल की एक कैप लगी होती है ना, टोपी लगी होती है, और इसमें क्या किया है, जल को भर दिया गया है। ठीक है, अब बैटरी जुड़ी है तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा, देखिए,
देखो यहाँ पे लिखा है, एक वैज्ञानिक, उसी प्रयोग के बारे में बताया गया है। एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था विलियम निकलसन, याद कर लेना, विलियम निकलसन था। इन्होंने क्या किया, ये सेम जो भी मैंने आपको ऊपर बताया वही प्रयोग किया। इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तब उनमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, दो गैसें निकलती हैं, क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले धन टर्मिनल पर, इसको नोट कर लेना, ऑक्सीजन के बुलबुले जो होते हैं वो धन टर्मिनल पर, और जो हाइड्रोजन के बुलबुले होते हैं वो किस पे, दूसरे इलेक्ट्रोड यानी कि ऋण टर्मिनल पर इकट्ठा हो एकत्रित होते हैं इधर से। देखो यहाँ पे अगर मान लो एक धन बनता है, ये वाला धन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, धन वाले पे ऑक्सीजन और ऋण वाले पे क्या आएगा आपका, हाइड्रोजन। याद रखना, दो गैसें बनती हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु की निक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयन के रंग में परिवर्तन हो सकता है। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग के किए जाने वाले विलयन इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती है। इसे ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव हैं। देखो कौन कौन से रासायनिक प्रभाव हैं, इनको नोट कर लेना डाल करके। क्या है कि जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। पहला हो गया, इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। दूसरा हो गया, विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकता है। तीसरा हो गए, ये तीन यहाँ पे आपको बताए गए हैं, तीन रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव बताए गए हैं, जिनमें एक मैंने आपको बता दिया, ऊपर हमने प्रयोग में देखा कि जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर दो गैसें के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। एक तो ऑक्सीजन जो कि धन टर्मिनल पे होता है और एक हाइड्रोजन जो ऋण टर्मिनल पर होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। यहाँ पे दिखा गया है कि क्या कुछ फल तथा वनस्पतियाँ भी विद्युत का चालन करती हैं। उसमें से अब देखो, उनमें से क्या करता है, एक आलू है, आलू के दो भागों में काट लिया गया है, यहाँ पे आप देखोगे, और काटने के बाद इसमें क्या किया गया है, तांबे के तारों को इसमें निर्विष्ट कर दिया गया है। तभी उसकी माँ ने उसे बुला लिया। देखो एक व्यक्ति का था, प्रैक्टिकल कर रहा था, तो उसने क्या किया, यहाँ पे चुंबकीय सुई है, क्यों लगाया गया है, जिससे हमें पता चले कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं, सर्किट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। और बैटरी जोड़ दिया, तार को यहाँ पे लगा दिया, दोनों तार दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। तो जब इसमें घुसा दिया गया ना, देखा गया कुछ देर बाद, आधे घंटे, 1-2 घंटे बाद देखा गया कि ये एक तरफ जो धन टर्मिनल इसका था, देखो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल में क्या हुआ, इसका एक भाग क्या हो गया, नीला धब्बा बन गया। रेड वाले पे नहीं बना, केवल इस वाले पे बना, ठीक है। तो धन टर्मिनल से संयोजित तार के चारों ओर हरा धब्बा बन गया, नीला हरा धब्बा बन गया। उन्होंने अनुभव किया कि यह खोज अत्यंत लाभप्रद है। बॉक्स में छिपी बैटरी या सेल के धन टर्मिनल की पहचान करने के लिए आवश्यक है। मान लो कोई बैटरी है, बैटरी का धन टर्मिनल आपको पता करना है, प्लस टर्मिनल, तो क्या करोगे, उसके प्लस माइनस दोनों को इसी आलू में घुसा दोगे। थोड़ी देर बाद देखोगे जो प्लस वाला होगा वो क्या हो जाएगा, हरा नीला हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप पहचान कर सकते हो। अब देखो विद्युत लेपन क्या होता है, यहाँ से हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।